गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार। आज एक और बार प्रस्तुत है आपके सामने श्रेष्ठा.NTA 2025 प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 व 11 के लिए विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लेकर। हमें उम्मीद है कि आप हमारे वीडियोस पूरा देख रहे हैं और सीख भी रहे हैं। जल्दी ही आपकी परीक्षा निकट है बच्चों, तेज़ी से समय भाग रहा है। आज 22 तारीख हो गई, 8 दिन शेष हैं या 9 दिन शेष हैं, 10वें दिन आपका पेपर होगा। जिस भी सेंटर पर आप जाएं, मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो भेजा है आपको, तो आप अपना सिटी सेंटर चेक कर सकते हैं कि कौन सा सिटी है, और वहां जाकर आप पहले से रिजर्वेशन करा लें या जाने की सुविधा कर लें। तो आइए हम चर्चा करते हैं, हम और आप मिलकर विज्ञान के नए नए प्रश्नों पर। पहला क्वेश्चन देखेंगे, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स शरीर में कहाँ पाई जाती है? कार्पल्स और मेटाकार्पल, इनको देखने सुनने से कुछ समझ में आ रहा है क्या है ये? किसी को कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं है? देखो, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स हमारे हाथ में हाथ की हड्डियां होती हैं। इधर देखें, ये जो हाथ की हड्डियां हैं, ये जो मुड़ रही हैं, जिन्हें उंगलियां बोलते हैं हम, ये तो कार्पल्स हैं। क्या है? उंगलियों के अंदर भी यहाँ लाइनिंग सी होती है, देख रही है ये होती है मेटाकार्पल्स। क्या होती हैं? और इसी तरह से पैरों में जो पैरों की उंगलियां होती हैं उन्हें बोलते हैं टार्सल। क्या बोलते हैं? टार्सल। और अंदर वाली उंगलियों को मेटाटार्सल। ठीक है, परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। पैर की उंगलियां मेटाटार्सल, टार्सल्स, और हाथ की उंगलियां कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। क्लियर? यस सर। क्लियर है? यहाँ छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी, फीमर, उर्वस्थी, उरअस्थि। ठीक है, कई नाम है उसके, ध्यान रखना। उर्वस्थी, फीमर, जंघास्थि, ये सब जांघ की हड्डी के नाम है। शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, कुछ बच्चे लंबी हड्डी के नाम पर रीढ़ की हड्डी को कर देते हैं कि रीढ़ की हड्डी सबसे लंबी है। रीढ़ की हड्डी में 26 जॉइंट्स होते हैं। गर्दन के सर्वाइकल को हटाकर अगर गर्दन के सर्वाइकल्स को मिला लिया जाए तो 33 हो जाएंगे। ठीक है, 26 और 7 सर्वाइकल होते हैं गर्दन और उसके नीचे। ठीक, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी स्टेप्स, कान में पाई जाती है। स्टेपीज या स्टेप्स। ठीक है, 3 हड्डियां पाई जाती हैं कान में, उनका नाम होता है MIS, मिस, MIS, मेलियस इंकस स्टेपीज। एक कान में 3 पाई जाती हैं, दोनों में 6 हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? आगे चलें। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स उंगलियां होती हैं, उंगलियों के भीतर वाली उंगलियां मेटाकार्पल्स, और टार्सल्स पैर की उंगलियां, और पैर के अंदर जो उंगलियों की हड्डी होती है वो मेटाटार्सल। ठीक है, मानव कंकाल अगर विस्तार से पढ़ाया जाए तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री जल का pH मान कितना होता है? लिखा है ये क्वेश्चन मैंने, जल का pH मान कितना होता है? देखिए, सबसे पहले समझते हैं pH क्या है। व्हाट इज pH? पावर ऑफ हाइड्रोजन। वेरी गुड, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है बच्चों, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। किसी भी द्रव में हाइड्रोजन के जितने आयन्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो उससे उसकी pH तय होती है। pH पैमाना जो होता है बच्चों 1 से लेकर 14 तक होता है। कितना होता है? 0 से लेकर 14 तक pH पैमाना माना जाता है। 14 अति क्षारीय हो जाएगा, अति क्षारीय। ठीक है, और 0 पे आ जाएंगे तो अति अम्लीय, यानी बहुत ज़्यादा खट्टा या अम्लीय। तो इस pH स्केल से किसी भी यौगिक की क्षारीयता और अम्लीयता चेक की जाती है। ठीक है, pH का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। और समुद्री जल का pH होता है बेटा बहुत ज़्यादा क्षारीय, 8.6। 7 जिसका pH होगा वो विलेन कहलाएगा, उदासीन। कैसा कहलाएगा? यानी जहाँ अम्लीय न क्षारीय। और 7 होता है जल का pH मान। कितना? और यही अगर ब्लड का पूछा जाए तो 7.4। ठीक है, यूरिन का कितना होता है? टॉयलेट का 6.4 या 6, चलो मान लो। तो 7 से नीचे अम्लीय होता जाएगा, 7 से ऊपर क्षारीय। तो 8.6 समुद्री जल का pH मान है, ये बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। लिख लिया? अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडिला। बिल्कुल सही जवाब, इसका मात्रक है कैंडिला।
7 मूल राशि होती हैं बच्चों, भौतिक राशियाँ, जिनमें से एक है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडेला। अगला क्वेश्चन देखिए, रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन थे? किसको याद है? रिवॉल्वर जानते हो तुम? काले रंग की बंदूक जो होती है, रिवॉल्वर। रिवॉल्वर के आविष्कारक थे सैमुअल कोल्ट। देखो, इसको ये एक याद करने की ट्रिक है, बचपन में हम याद करते थे। जैसे बंदूक में लगे होते हैं बोल्ट, और उनके आविष्कारक हैं सैमुअल कोल्ट। ठीक है, इससे याद हो जाएगा। सैमुअल कोल्ट। और साइकिल के मैकमिलन। साइकिल में होता है कैरियर या ऐसा कुछ। सबसे पहले साइकिल थी ना, हॉबी हॉर्स नाम था पहली साइकिल का। अभी मैकमिलन ने एंटीजन की खोज किसने की थी? ब्लड में पाए जाते हैं बच्चों एंटीजन की खोज किसने की थी? एंटीजन रक्त में पाए जाते हैं। यहाँ रक्त को समझते हैं हम, रक्त क्या है बताइए? तरल संयोजी ऊतक। अच्छा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? वेरी गुड, हीमोग्लोबिन का। रक्त कहाँ बनता है बच्चों? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा ही। आरबीसी रक्त का ही तो भाग है। तो अगर रक्त का निर्माण कहाँ हो रहा है तो अस्थि मज्जा, आरबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा है तो अस्थि मज्जा। रक्त का लाल, रक्त में धातु कौन सी पाई जाती है बच्चों? आयरन, लोहा। ठीक है, तो ये रक्त से शुरू हो गए। अब एंटीजन रक्त में पाया जाता है, तो एंटीजन के खोजकर्ता थे वही खोजकर्ता थे एंटीजन के जिन्होंने रक्त समूह खोजा था। बताओ कौन थे रक्त समूह के? नहीं, वो तो रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता थे। ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे? प्रियंका बताओ। कार्ल लैंडस्टीनर, ये पढ़ा चुके हैं हम 8 में। कार्ल लैंडस्टीनर ने एंटीजन की खोज की थी। रक्त, शरीर में रक्त प्रवाह में कितना समय लगता है? अगला लिखें, रक्त प्रवाह कितना समय लगता है, यानी हृदय से रक्त जो अंगों तक भेजा जाता है उसको पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड, 23 सेकंड्स में वो शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाता है। ब्लड प्रेशर कल हमने पढ़ाया था, कितना होता है सामान्य ब्लड प्रेशर? 80 से 120 ब्लड प्रेशर। तो क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चों, सोते समय ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या कम होता है? तो सोते समय रक्त प्रेशर हमारा घट जाता है, ये 80 से 120 होता है। और प्रश्न लिखेंगे, सोते समय रक्त संचार या रक्तचाप कैसा होता है? सोते समय रक्तचाप घटता है, लिख लेना। हाँ बच्चों, ये बताओ, अगर मनुष्य सो रहा है तो तब भी उसका एक अंग काम करता रहता है, कौन सा? हृदय। राइट आंसर, बिल्कुल सही। आज पढ़ के आए हैं बच्चे। कितना आया था सच्ची सोते टाइम? घट जाता है जितना भी होता है। सबसे अधिक पोषक तत्व कहाँ सोखे जाते हैं? अभी बता रहे, रुको। देखो, ये क्वेश्चन ऐसे है, पाचन क्रिया के दौरान, मतलब हम जब भोजन करते हैं तो भोजन हम जो खाते हैं उसमें कैलोरी मान होता है, उसमें एनर्जी होती है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, लवण होते हैं, फाइबर्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और प्रोटीन होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं।
लेकिन हम उसको भोजन कह देते हैं। अब इन चीज़ों को हम डायरेक्ट तो खा नहीं सकते कि प्रोटीन दे दो प्रोटीन खा लें। अगर प्रोटीन खानी तो हमें दाल खानी होगी, सोयाबीन खानी पड़ेगी या बादाम खाने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि हमारे मानव शरीर का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से। कहाँ से? मुंह से। हम जो निवाला देते हैं मुंह में देते हैं, तो वहीं से पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो पाचन स्टार्ट होने के बाद मुख गुहा से खाना पहुंचता है हमारी फूड पाइप से होते हुए पेट में, ठीक है। और उसके बाद आता है छोटी आंत में। तो मैंने उस दिन तुम्हें बताया था कि आंतों के अंदर एक ब्रश टाइप की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं बिलाई। क्या बोलते हैं? बिलाई का काम होता है मुख्य रूप से भोजन से पोषक तत्वों को सक कर लेना, चूस लेना, ठीक है। तो जैसे ही निवाला वहाँ से गुजरता है, वो जो उसका तो काम गुजरना है ना, जो हमने निवाला खाया था, और लगातार खाते हैं तभी तो गुजरता है। एक निवाला खा के खाना बंद करते हैं हम, तो वो जाएगा, पच के जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन गुजरना उसको ही पड़ेगा, वो लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, तब जाकर वो रेक्टम तक या बड़ी आंत तक पहुंचता है। तो जैसे ही हमने निवाला खाया, तो वो जब छोटी आंत से होकर गुजरता है तो वो अध पचा हुआ होता है, और उसमें से सारे के सारे पोषक तत्व छोटी आंत सोख लेती है। क्या कर लेती है? छोटी आंत। ये छोटी नाम है इसका, ये लंबाई में बड़ी होती है बड़ी आंत से, ठीक है। 6 मीटर की लंबाई होती है लगभग, 6 मीटर यानी एक साड़ी के बराबर, लेकिन स्पाइरली होती हैं, गोल गोल, तो इसलिए आकर दिखता नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ हमने एक चीज़ समझी, सबसे पहले पाचन स्टार्ट होता है मुख गुहा से, फिर आमाशय में, आमाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत में ही सारे पोषक तत्व जो है सोख लिए जाते हैं। फिर भोजन जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत में थोड़ा बहुत और बचता है पोषक तत्व, वो सोख लेती है, और लास्ट में रेक्टम यानी मलाशय, ठीक है। मलाशय में पहुंच जाता है तो उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, वेस्टेज। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लार किसके पाचन में सहायक है? हाँ, खाने में कौन सा पोषक तत्व पचाती है लार? लार देखो, ये देखने में कितनी घिनौनी और बेकार चीज लगती है। जब बच्चा लार डालता है, कुत्ता लार डाल रहा हो, तो बहुत ज़्यादा है छी ऐसे करते हैं हम। हमारे पेट के लिए अगर कोई अमृत है हमारी आंतों के लिए, तो वो लार ही है। जैसे हम कोई खाने की चीज़ देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, तो जैसे पानी बोलते हैं, वो पैराटिड लार ग्रंथियाँ होती हैं, उनसे सलाइवा निकलता है, सलाइवा यानी लार। और उस लार में होता है टाइलिन एंजाइम। कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम। और लार पचाने में सहायक होती है। इसका आंसर लिख ले, स्टार्च को। ये स्टार्च या मांड को पचाती है। अब देखो टाइलिन क्या करता है, जैसे हम कोई ऐसी चीज़ खाएं जिसमें भरपूर मात्रा में स्टार्च हो, या तो मक्के की रोटी खाएं या चमेना खाएं, उसको चबाते रहें कंटिन्यूस, तो हम देखते हैं धीरे धीरे बाद वो मीठा लगने लगता है। यानी हाँ, तो टाइलिन जो है स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है, तो वो मीठा लगने लगता है। निवाला ही खा लो तुम, कोई भी निवाला रोटी खाएं तो हल्की हल्की मिठास आने लगती है थोड़ी थोड़ी। लेकिन हम लोग जल्दबाजी में इतना रहते हैं कि भोजन को ठीक से पचाते नहीं है, चबाते नहीं है। बड़े बूढ़े कहते थे कि दांतों का काम आंतों से नहीं लेना चाहिए। कभी सोचा कि दांत क्यों दिए? हाँ, लेकिन हम चबाते नहीं है भोजन। इसमें चबाने वाले दांत अलग हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के दांतों में हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं दांतों का। और आजकल की जीवन शैली में लोग खाना खाते समय टीवी देखेंगे या मोबाइल फ़ोन देखेंगे, तो भोजन पर हम कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते। अच्छा, तुम्हें पता है कि हम खाना केवल हाथों से खाते हैं कि आँखों से भी खाते हैं? आँखों से खाना खाने का मतलब आँखों में निवाला नहीं देना कि सर ने बोला आँखों से खाना खाते, ला दे दो एक निवाला। आँखों से जब देखेंगे तो दिमाग संदेश भेजेगा पैराटिड ग्रंथि को, लार ग्रंथि को, कि कितना बढ़िया भोजन है, तो वो लार सिक्रेट करेगी। लार सिक्रेट होगी तो हमारे अंदर के ऑर्गन्स चिकने हो जाएंगे, तो भोजन को पचाने में और खाने में बहुत आनंद आएगा। चीन और जापान के लोग भोजन करने से पहले सलाद खाते हैं या सूप पीते हैं, ठीक है। तो सूप पीने से होता ये है कि अंदर की जो लार ग्रंथियाँ होती हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, जैसे जग जाती हैं। जैसे महाराजा आने वाले हैं, सभी सैनिक सो रहे हैं, तो एक आदमी पहले चला जाए कि भाई जग जाओ, सैनिक आने वाले हैं, वो महाराजा आने वाले हैं, तो सभी सैनिक अलर्ट दिखेंगे, तो महाराज खुश होंगे कि नहीं। इसी तरह से जब हम भोजन करते हैं तो लार ग्रंथियों को जगाने का काम करता है सूप। अब गरीब आदमी तो सूप पी नहीं सकता, कहाँ से लाए ये सूप? वो तो चलना वाला गेहूँ वाला सूप समझेगा कि जाके सूप की बात चल रही है।
तो वो पहले के जो बड़े बड़े लोग थे, प्राचीन समय के लोग, वो भोजन से पहले थोड़ा सा पानी लेते थे हथेली में, पी लेते थे। तुम लोग भी जो लोग खाना खाते हैं, हमें थोड़ा सा पाइपलाइन को चिकना कर लेना चाहिए पानी पी के। हम कहते लाल रोटी लिए और तुरंत खाना शुरू। अब मालूम पड़ा कि हमारे मुंह में उतनी लार बन नहीं रही जितनी आवश्यक है, तो खाना अटकेगा। ठीक है, भोजन में अधिक से अधिक फाइबर शामिल किए जाएं, यानी बायोलॉजिकल वो तंतु जो होते हैं, फाइबर युक्त भोजन, चोकर युक्त अनाज खाया जाए, और सब्जियां छिलके के साथ खाई जाएं, जो खाई जा सकती हैं। ऐसा ना हो कि तोरी छिलके संग बना लो। ठीक है, तो जो छिलके के साथ खाई जा सकती है उन्हें छिलके के साथ ही खाएं। ठीक है, क्लियर हो गया। लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, और लार सहायक होता है स्टार्च को पचाने में। किसे पचाने में? ठीक है ना। लार जहाँ से निकलता है उसे बोलते हैं पैराटिड ग्रंथि। पैराटिड ग्रंथि। और देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों कि जो कोबरा सांप काटता है ना, उसका जो जहर होता है वो लार ग्रंथि में होता है। किस में होता है? लार ग्रंथियों में जो जहर पाया जाता है उसी को वो पलट देता है। 10 मिलीग्राम जहर एक बार में। एक बार अगर कोबरा ने काटा तो मरना तय है। बस मरने का सामान ले आओ और मर जा, मतलब। ये तो दांत में 10 से 12 हाँ, लिखिए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर के खून का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? हृदय द्वारा। किडनी करती है नेचुरली, हम पूछ रहे हैं आर्टिफिशियली। मानव रक्त लिख लो। मानव रक्त के शुद्धिकरण का कार्य किस विधि से किया जाता है? देखो, इसको बोलते हैं हिंदी में अपोहन और अंग्रेजी में डायलिसिस। सुना है तुमने डायलिसिस? जब गुर्दे काम नहीं करते हैं, किडनियां, तो डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस विधि में होता ये है बच्चों कि खून को छाना जाता है। 2 पाइप नलियों द्वारा खून निकाला जाता है और 2 से साफ करके चढ़ाया जाता है। इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि जैसे हम दूधिया से जब दूध लेते हैं तो चलनी बीच में लगा लेते हैं, यस सर। तो दूधिया पलटता है उस चलनी में और गंदगी चलनी में रह जाती है और शुद्ध दूध नीचे आ जाता है। तो इसी तरह रक्त को छानने के लिए डायलिसिस विधि इस्तेमाल में लाई जाती है। इस विधि द्वारा पूरा का पूरा रक्त, पूरा शरीर का खून बाहर आएगा और साफ होते होते चढ़ता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले सब निकाल लो, जहाँ रख लें तब चढ़ाएंगे, इतने दिन आदमी मर जाएगा फिर। तो डायलिसिस विधि में साथ के साथ खून निकलता है, साथ के साथ ही चढ़ता है। ये मैंने होते हुए देखी है अपने पिताजी के इलाज में, तब मैं समझा था कि ये प्रोसेस है। ऐसे ब्लड के बैग लटके रहते हैं, खून की थैलियाँ 3 या 4, उनमें जो पंप होती है वो खून सक कर रही होती है पतली पतली पाइपलाइन से, 2-3-4 लगाते हैं। जहाँ बड़ी बड़ी आर्टरीज होती हैं शरीर में, बड़ी बड़ी नसें जो होती हैं वहाँ से खून निकालते हैं, और दूसरी साइड से उन्हीं नसों से वापस चला जाता है। और बड़ी ही विज्ञान का ऐसा चमत्कार है कि आदमी का खून बिल्कुल नया हो जाता है। क्यों करना पड़ता है पता है? ये क्योंकि नेचुरली काम कौन कर रहा था? किडनी। तो किडनी जब फंक्शन नहीं करती, यानी वृक्क जब काम ना करें हमारे, तो वो काम आर्टिफिशियल वृक्क करते हैं, जिन्हें बोलते हैं डायलिसिस या अपोहन। ठीक है, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन लगे। अब देखो, हमारे गुर्दे ठीक हैं या नहीं, उसके लिए एक टेस्ट होता है KFT। ऐसे लिखें, KFT का पूरा नाम किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT। ठीक है, ऐसे ही होता है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। RFT और KFT एक ही होता है। RFT को बोलते हैं रीनल। रीनल का मतलब किडनी से ही है। अगर कोई विज्ञान समझने वाला बच्चा है और उसके घर में कोई बीमार हो गया, तो वो हॉस्पिटल से बहुत सी चीज़ें सीख के आता है, अगर सीखना चाहे तो। लीवर के लिए होती है। हाँ, लीवर फंक्शन टेस्ट लिखूँ तो प्रोटीन पचने के बाद किस में बदल जाता है?
देखो बच्चों, सामान्यतः जो व्यक्ति खाना खाता है उसको खाने से और बाहर निकालने से मतलब है। बीच में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, ये इसका उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ये जानता है कि जो मैं भोजन कर रहा हूँ वो मेरे शरीर में लगभग इतनी लंबी यात्रा करने के बाद बाहर निकलेगा, तो वो अच्छा भोजन करेगा, संतुलित आहार लेगा, फाइबर युक्त भोजन लेगा, और उसको पता होगा क्या मुझे शरीर में कितने जहर भेजने हैं। जाने अनजाने हम अपने शरीर में नए नए प्रकार के जहर इंजेक्ट करते रहते हैं जानते हुए भी। जैसे कि सबसे पहला जहर तो चाय ही है, चाय, कॉफ़ी, कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, देसी दारू पी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जहर हम शरीर में उतारते हैं। और एक हमारा अच्छा वाला दोस्त होता है बॉडी में, कौन होता है? लीवर भाई साहब। जो यकृत भाई साहब होते हैं वो दिन रात इसी टेंशन में रहते हैं कि इस आदमी को मैं कैसे सुधारूं, ये नहीं सुधरेगा। और जब वो नहीं सुधरता तो वो खुद ही बेचारे को नष्ट कर लेता है, लीवर खुद को, और वो हो जाता है बीमारी लीवर सीरोसिस बीमारी हो जाती है, जब लीवर नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम जो भोजन करते हैं हमें नहीं पता उसमें क्या है, सामान्यतः प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो अंदर जब भोजन जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और बहुत सारी चीज़ें कई चीज़ों में टूटती हैं। तो प्रोटीन किस में बदल जाता है पचने के बाद? अमीनो अम्ल में। किस में? अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। ऐसे ही स्टार्च फ्रक्टोज में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, ऐसे कई चीज़ें बदलती रहती हैं। शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं बच्चों, 22 प्रकार के अमीनो एसिड्स। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है, शारीरिक वृद्धि के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व कौन सा है? बताइए। हरी सब्जियां। पोषक तत्व बताइए। हरी सब्जियां तो प्रोडक्ट हुआ ना। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 6 या 7 प्रकार के होते हैं। तो ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? क्या? प्रोटीन। राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया है आयुष ने, प्रोटीन। और तुरंत ऊर्जा के लिए कौन सा दिया जाता है? एट वंस एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, जो कि केले में पाया जाता है। आपने देखा होगा दौड़ लगाने के बाद केले मिलते हैं खाने के लिए। केला, गुड़ में, किशमिश में, मक्का में, इनमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो शारीरिक वृद्धि के लिए सबसे ज़रूरी होता है प्रोटीन। और जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं, जिनमें से तुम लोग कुछ बैठे हो, उनको प्रोटीन युक्त भोजन खाना चाहिए, जो कि शरीर हमारा वृद्धि कर रहा होता है। तो जब शरीर वृद्धि करता है तो उसको वही पोषक तत्व देना है जिससे हमारा शरीर बने। तुमने देखा आजकल के बच्चे जिम जाते हैं, फिर प्रोटीन पाउडर खाते हैं, नए नए तरह के पाउडर खाते हैं। तो पाउडर नहीं खाने हैं, नेचुरल प्रोटीन लीजिए। जो प्राकृतिक प्रोटीन है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है बादाम में। ठीक है, उसके बाद अगर दालों में पाया जाए तो सोयाबीन में। सोयाबीन के बाद अगर एक दाल पूछी जाए कि कौन सी दाल में सबसे अधिक मिलता है, तो वो है अरहर की दाल, येलो वाली। दालों में सबसे उपयुक्त खाने वाली अरहर की दाल है, उसके बाद है मूंग की दाल, और सबसे खतरनाक होती है उड़द की दाल, वो भी बिना छिलके वाली। उड़द की दाल में आटा होता है और वो आटा मैदे का काम करता है हमारे बॉडी में। और अभी मैंने बताया था ना, आंतों में जो बिलाई पाई जाती है, वहीं जाके वो आटा फंस जाता है और बिलाई के फंक्शन को बंद कर देता है। यही काम होता है आपका मैदा खाने में या सड़ी हुई मैदा खाने में। मैदा खाना नहीं चाहिए। हाँ, मैदा देखो 3 जहर होते हैं जो नहीं खाने चाहिए किसी को भी, अगर वो उसको एक्वायर कर ले, समझ ले तो। एक तो वाइट शुगर यानी सफ़ेद चीनी, वाइट साल्ट सफ़ेद नमक, और वाइट मैदा। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन तुम बच्चे हो तो तुम पचा जाओगे खेल कूद के, अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ करके। काला नमक सबसे उपयुक्त होता है। पूरे दिन में आदमी को 5 ग्राम नमक खाना चाहिए पूरे दिन में, लेकिन हम 5 ग्राम से ज़्यादा खा जाते हैं। 5 ग्राम तो खीरे के संग चलो जाओ, ये खीरा, ये ककड़ी खा ली तो। ठीक है, तो नमक की मात्रा सीमित रखेंगे तो हमारा जो रक्त संचार है वो ठीक रहता है, ब्लड प्रेशर। और मैदा क्यों खतरनाक है? आपने कभी पूछा है कि मैदा क्यों नहीं खाना चाहिए? सर देखो, समझाइए, लिख लिया तुमने? जो बच्चा अपने शरीर की पाचन क्रिया को समझ जाएगा वो कभी बीमार नहीं हो सकता। और यहाँ इसकी बात करते हैं मैदा, जो आजकल सबसे ज़्यादा खाया जा रहा है अलग अलग रूपों में। मैक्रोनी, पास्ता, मोमोज, चाउमीन। ठीक है, ये कुछ इसके बाली बच्चे हैं या बहन भाई हैं, कुछ भी कह लो, मैदा के। या फिर मटरी खा रहे हैं हम, सड़ा हुआ मैदा भी खाते हैं, जैसे जलेबी, पापे, ब्रेड, बिस्कुट।
इसको सड़ा हुआ ना कह के फर्मेंटाइज कह सकते हैं, फर्मेंटाइज यानी, लेकिन उसका वैज्ञानिक देसी जो कहेंगे तो सड़ा हुआ है। तुमने देखा है जलेबी जो बनती है उसका आटा रात में भिगोया जाता है और उसमें ईस्ट डाला जाता है ताकि फर्मेंटाइज हो जाए। तो फर्मेंटाइज मैदा भी खतरनाक है और कच्चा मैदा भी खतरनाक है, जिसमें सबसे ज़्यादा खाया जाता है छोले भटूरे। होता ये है बच्चों कि मैदा जो होता है, हमारी बड़ी आंत में जो बिलाई होती हैं ऐसे होती हैं, छोटे छोटे ब्रश से होते हैं, ठीक है। यहाँ से जब ये गुजरता है तो मैदा इतना फाइन होता है कि वो अर्ध ठोस का रूप ले लेता है अमाशय में। जैसे ही अमाशय में भोजन पहुँचता है तो उस पर सबसे पहले HCl की बौछार होती है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो उसको गलाता है और गलाएगा जब जब उसकी नस नस में घुसेगा। अब उसके अंदर एयर वैक्यूल्स होते हैं, तुमने मैदा मार के देखा होगा और आटा मार के देखना, दोनों में उंगली घुसा के देखना किस में आसानी से घुसेगी। मैदे में से वापस लौट आती है उंगली, घुसाने के बाद वो वैसे के वैसे रह जाता है। तो उसके मॉलिक्यूल्स इतने पास पास होते हैं कि वो अर्ध ठोस का रूप ले लेते हैं। तो तुम सोचो जब बाहर है मैदा, उसमें उसी समय उंगली नहीं घुस रही, अंदर जाके कितना डिकम्पोज होगा, तो वो अंदर जाके घट नहीं पाता। इस वजह से कच्चा मैदा हमारी आंतों में फंस जाता है और हम बीमार रहने लगते हैं, हमारा पेट फूलने लगता है, गैस बनने लगती है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन इसको भी हम पचा सकते हैं। इसका रीज़न ये है पचाने का कि हम भोजन को चबाएं ज़्यादा, या उसके साथ बोलें सलाद। लेकिन सलाद किसी को अच्छा नहीं लगता। सलाद अगर किसी से बोल दिया तो कहते बीमारों को खाना है, जो बीमार लोग खाते हैं, ठीक है ना। तो अगर संभव हो सके तो इन तीनों जहरों से दूर रहना। देखो पित्तरस कहाँ बनता है? हाँ बिल्कुल सही रहा। तो ये होता क्या है? ये बेटा पाचक रस होता है, भोजन को पचाने वाला। पित्तरस यकृत में बनता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और सबसे अच्छा दोस्त भी होता है, और ये रीजनरेट्स, ये 6 महीने दोबारा बन जाता है। पुनरुद्ध भवन या रीजनरेशन पावर होता है, ये दोबारा उगा आता है नष्ट हो जाए तो अपने आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये, यकृत में बनता है पित्तरस, लेकिन पित्तरस इकट्ठा कहाँ होता है? यही बच्चा गलत कर देता है, आग्नाशय में, वो गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली में। ऐसे लेके पित्ताशय भी बोलते हैं इसके, पित्त की थैली को। पित्त रस कहाँ पर इकट्ठा होता है? समझ में आ रहा है? बोला करो ठीक से। लिखो, पेशियां और हड्डियां आपस में किससे जुड़ी होती हैं? आंसर है कंडरा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेंडन। टेंडन फाइबर्स होते हैं। तुमने कभी सोचा है कि हमारी हड्डी पे मांस कैसे चिपका हुआ है? कोई फेविकोल लगा गया क्या? हाँ, टेंडन्स के द्वारा हड्डियों से मसल्स चिपकी रहती हैं। धीरे धीरे समय के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है टेंडन लूज हो जाते हैं और हड्डियाँ मांस छोड़ने लगती हैं। तो देखते हैं शरीर लटक जाता है झुलमुल सा, और जब तक यंग रहते हैं तो वो टाइट रहता है। कंडरा? हाँ, कंडरा हिंदी में, टेंडन उसमें। शरीर में कौन सी ग्रंथि उत्तेजना पैदा करती है? उत्तेजना यानी गुस्सा, प्रवाह। शरीर के किस अंग पर पसीना नहीं आता? अभी नहीं पता। क्वेश्चन बोलिए एक बार। शरीर में कौन सी ग्रंथि उत्तेजना पैदा करती है? आंसर है इसका एड्रिनल। एड्रिनल, इससे हार्मोन निकलता है एड्रिनलिन।
हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं इसे, अधिवृक्क। वृक्क के पास ही पाई जाती है, किडनी के पास, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि। अब देखो एक फैक्ट यहाँ समझ लें बच्चों, हम जो कुछ भी पूरे दिन करते हैं, कोई भी गतिविधि करते हैं हम, वो हम कर नहीं रहे, हमसे करवाई जा रही है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमें एक्टिवेट करते हैं, जैसे खुशी का हार्मोन अलग, सोने का हार्मोन अलग, गुस्से का हार्मोन अलग। जब हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं तो हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, डोपामीन खुशी वाला हार्मोन है, ठीक है। अंधेरा होते ही दिमाग मेलाटोनिन रिलीज करता है, मेलाटोनिन नींद वाला हार्मोन है, नींद आती है उससे। हाँ, अगर आप रात भर फ़ोन देखते हैं और लाइट जला के सोते हैं तो नींद अच्छी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दिमाग को ये संदेश रहता है कि अभी दिन निकल रहा है, मैं कहाँ से मेलाटोनिन रिलीज करूँ, अभी तो दिन ही है, मालिक साहब सो ही ना है, मालिक साहब लाइट जला के सोना है। इसलिए अंधेरा, अगर सोना है, आपको अच्छी नींद लेनी है तो प्रॉपर अंधेरा करें कमरे में। जितना ज़्यादा अंधेरा होगा सोते समय, उतनी ही गहरी नींद आएगी। दिमाग जो है मेलाटोनिन रिलीज करेगा और तुमको रिलैक्स करेगा। और जब सुलाने के बाद, जैसे मम्मी अपने काम करती है ना बच्चे को सुलाने के बाद कि लला सो जा, जब करूँगी, इसी तरह जब मनुष्य का शरीर सो जाता है तो मेलाटोनिन और फंक्शन में लग जाता है। जितने भी हार्मोन्स होते हैं सब फंक्शन में लग जाते हैं। जैसे अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, तुम लोग वर्क कर रहे हो, तो हमारे जो भी हार्मोन्स हैं वो शांत बैठे हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे रेल की पटरी के पास जो वर्कर काम करते हैं, वो जब तक ट्रेन नहीं गुजर जाएगी उसके बाद ही तो काम स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह जब तक हमारा शरीर आराम की स्टेज में नहीं पहुंच जाएगा, जो हार्मोन्स हैं अंदर बेचारे हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं कि मालिक साहब कब सोएं। जब मालिक साहब सो जाते हैं, यानी हमारा शरीर सो जाता है, उसके बाद शरीर में जितनी भी टूट फूट होती है, जो भी कोशिकाएं नष्ट होती हैं, जो भी एनर्जी वेस्ट होती है, वो सब की सब रीजनरेट होती है, दोबारा से शरीर अपने आप को ठीक करता है। इसी को कहते हैं सोना, यानी स्लीप। गहरी नींद लेने के बाद हम फ्रेश उठते हैं कि नहीं, कि हाँ अब थोड़ा आराम महसूस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मशीनरी अंदर की ख़राब हो गई थी, वो धीरे धीरे नींद के बाद जो पाचक रस निकले, उन्होंने इसको ठीक किया। तो बॉडी को ठीक करने के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है एड्रिनल से। अगर ये पूछा जाए कि अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो एड्रीनलिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन टीन एज में सबसे ज़्यादा निकलता है, जिससे हमें रंगीन सपने आते हैं, हम एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, ये वही करवा रहा होता है, ठीक है। जो बच्चे, जो लड़के या लड़कियां टीन एज में आते हैं, जो शर्माना सीख जाते हैं एक दूसरे की तरफ देख के, ना बच्चे रहते हैं ना जवान रहते हैं, जिस स्टेज में वो बढ़ रहे होते हैं, तो वो खुद नहीं कर रहे, उनसे ये खेल खिलवाया जा रहा है ऑक्सीटोसिन द्वारा। जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा अट्रैक्शन, आकर्षण बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, कहना कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये जान देने वाला किस्सा अक्सर में शरीर खेल रहा होता है, दिमाग ऑक्सीटोसिन से। और टीन एज में ये हार्मोन्स होते हैं 100 लेवल पे, बिल्कुल लबालब ऊपर तक भरे हुए। तो इस उम्र में गुस्सा भी बहुत आता है, प्यार भी बहुत आता है, और गुस्सा इतना आता है कि चीर फाड़ के अलग करते हैं, बिल्कुल कुछ बचे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स का मतलब ये है कि अभी तो मन कर रहा था कि पढ़ लें, अचानक अरे ला खेले चल रहे हैं, ना खेल लेना, ला ना मम्मी की मदद करवा दे, आधी मदद करके छोटे को चल दे। तो दिमाग खेलता है, सबसे खतरनाक उम्र होती है बच्चों ये। हमने बाल मनोचिकित्सा में पढ़ा है कि सबसे खतरनाक एज कौन सी होती है, तो ये जो टीन एज होती है, जैसे किशोरावस्था कहते हैं, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इसमें ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग स्टेज होती है। बच्चा समझ ही नहीं पाता कि वो बच्चा है कि बड़ा है, और इस असमंजस में बहुत सारे उससे गलत काम हो जाते हैं, कुछ अच्छे काम हो जाते हैं। तो इस उम्र को जो समझ लेगा, जो कंट्रोल कर लेगा, वो अपना कैरियर बना लेता अच्छे से। शांत रहे, कुछ नहीं कर सकते तुम, शरीर करवाएगा तुमसे जो कुछ करोगे। सही करने का ये है कि अपने दिमाग को थोड़ा संतुलित रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ताकि हार्मोन्स का लेवल थोड़ा सा नीचे हो। तो जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमसे करवाया जा रहा है, हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। हार्मोन्स खेल रहे हैं हमारे साथ। देखो, मानव शरीर में श्वेत ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? श्वेत ग्रंथियां, श्वेत, इसको बोलते हैं स्वीट ग्लैंड।
स्वीट माने मिठाई वाली स्वीट नहीं, इसको स्वेट बोलते हैं। स्वेट माने पसीना, ठीक है, पसीना। स्वेट माने पसीना होता है, इसको बोलते हैं स्वेट। स्वेट ग्लैंड शरीर में कहाँ पाई जाएंगे बताओ? पसीना कहाँ से आता है? त्वचा से। कहाँ से? तो ये त्वचा में पाई जाती हैं श्वेत ग्रंथियाँ, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप बताइए कि शरीर में पसीना क्यों आता है आखिर? हाँ, शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए। एक और क्वेश्चन आ रहा है याद। मानव शरीर का ताप, भूख, नींद, घृणा, प्यार, ये सब कुछ कौन कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है? हाइपोथैलेमस, दिमाग के नीचे होती है, यहाँ पीछे हाइपोथैलेमस। है ना कमाल की बात? कितना बढ़िया मैसेज पहुंचा दिए कि हम पूरे दिन से काम कर रहे हैं। अगर हाइपोथैलेमस निकाल ली जाए तो इंसान बिल्कुल शून्य हो जाएगा। अगर उससे काम करा रहे तो कर ही रहो काम, बेचारा करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, थक जाएगा, लेकिन वो संदेश पहुंच ही नहीं रहा कि खाना भी खाना है, भूख लग रही है, नींद लग रही है, प्यास लग रही है। ये सारे के सारे मैसेज आना बंद है। एक निश्चित समय बाद हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें प्यास लग रही है। कैसे मालूम पड़ जाता है? ये केवल हाइपोथैलेमस से, ठीक है। ऐसे ही भूख, 2 घंटे हम घर से बाहर खेल रहे हैं और 2 घंटे बाद लगेगा अरे भूख लगने लगी, तो कभी सोचा कौन बताने आएगा तुम्हें भूख लग रही है? हाइपोथैलेमस संदेश पहुंचाता था, भूख भूख भूख, पानी पियो, भूख, खाना खाओ। तो ये सारे संदेश क्लिक करते रहते हैं। देखो, मस्तिष्क की सबसे बड़ी झिल्ली कौन सी है? ड्यूरामीटर। हमारा ब्रेन जो होता है उसमें 3 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं। सबसे पहली होती है ड्यूरामीटर, एरेक्नाइड और पायरामीटर। ड्यूरामीटर पहली, जैसे ये ब्रेन है मान लो, दूसरी और तीसरी ये ड्यूरामीटर, दूसरी एरेक्नाइड, और तीसरी है पायरामीटर। तीनों झिल्लियां ब्रेन के बाहर पाई जाती हैं, ठीक है, जिस पर बाल टिके हैं। उन्हीं की बात चल रही है। बालों को जब हटाएंगे तो सबसे पहले जो स्किन निकलेगी वो होगी ड्यूरामीटर। क्या होगी? मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम एग्जैक्ट होता है, या 1400 ग्राम भी चल जाएगा, ठीक है। 1 किलो 350 ग्राम, तो इतना वजन लेके चलते हैं। अब देखो, एक मैं यहाँ पर बहुत बढ़िया बात बताऊँ बच्चों, आप भी सुन लेना वीडियो में जो देख रहे हैं। हम लोग आजकल ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसमें हम मोबाइल फ़ोन देखते हैं ज़्यादातर, ठीक है। मोबाइल फ़ोन देखने वाले बच्चों की गर्दन पे यहाँ पर थोड़ा सा पीछे मांस उठ जाता है कुछ समय के बाद। ये नई बीमारी है, ये नई महामारी। ये बीमारी ऐसी है कि आप गर्दन पीछे करके देखेंगे तो जहाँ गर्दन है वहाँ थोड़ा सा एक्सेस मांस। जो बच्चे ज़्यादा फ़ोन देखते हैं, सबके लिए नहीं, जो फ़ोन के हैबिचुअल आदी हो गए उनके लिए यहाँ पर मांस उठाता है। उसको एक बीमारी का नाम टेक नेक बीमारी बोला जाता है, उसको टेक नेक। अब ये हो कैसे रही है? हम फ़ोन ऐसे देखते हैं, और अगर हमने 30 अंश पे झुका लिया फ़ोन, अपनी गर्दन 30 अंश पे झुका ली, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो पूरी बॉडी पार्ट का 8% होता है। कितना होता है? 8%। तो अगर तुम्हारा 50 किलो वजन है तो 8.40, 4 किलो का सर हो गया। कितना हो गया? और जैसे ही 30 डिग्री अगर सर झुकेगा तो जो mg नीचे फोर्स लगेगा, बल, वो 3 गुना लगेगा, 12 किलो। तो जो 4 किलो का सर था वो 12 किलो का हो जाएगा, और गर्दन पर प्रेशर ज़्यादा आएगा, इसलिए वो हड्डी पीछे से उठ रही है, मांस। तो सबसे ज़रूरी है, आवश्यकता पड़ने पर ही मोबाइल फ़ोन देखें, और अगर देखें भी तो सही पोस्चर में बैठ के देखें। जब आप पढ़ाई करें या वीडियो देखें तो सही पोस्चर में बैठें, सही पोजीशन में बैठने के बाद ही देखें, ठीक है। ये समझ गए? दूसरी क्या? टेक नेक बीमारी। दूसरी एरेक्नाइड। एरेक्नाइड देखिए, थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायरॉक्सिन या थायराइड की कमी से? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन की कमी से
थायरोक्सिन नहीं लिखो, इसको आयोडीन लिखो, सॉरी। आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन होता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है, ध्यान रखना। थायराइड ग्रंथि या गले में होती है बच्चों, यहाँ पर, ठीक है। हाँ, और आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें गलकंड हो जाता है, या घेंगा या गोइटर, ये सब बीमारी है, जो गला फूल के बाहर आ जाता है। आयोडीन की इलाज है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सर ये तो पता है। पता है तो एक और बार लिख लो। देखो इसके नाम कई हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। इसको कई नामों से जाते हैं, गाइटर बोलते हैं, गाइटर। मान लो गाइटर आ गया परीक्षा में, तुमको जी तो पता ही नहीं। घेंगा, गलकंड, ये सब तीनों इसी के नाम है, ठीक है। समझ में आई पढ़ाई कि नहीं? यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और समझाते हैं, फिर उसके बाद वीडियो बंद करते हैं। हमारे रक्त में एक प्रोटीन पाया जाता है जो खून को जमने नहीं देता। एंटीकोगुलेंट प्रोटीन कौन सा है बताइए? जो खून को जमने नहीं देता। अगर वो प्रोटीन रक्त में ना हो तो शरीर के अंदर ही खून जम जाए। बताइए। प्रोटीन बेटा, प्रोटीन वो है हेपेरिन। कौन सा है? हेपेरिन होता है एंटीकोगुलेंट प्रोटीन, यानी प्रतिस्कंदन प्रोटीन। समझ नहीं आया। प्रतिस्कंदन प्रोटीन अभी समझा रहे हैं। देखो रक्त में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, तो एक प्रोटीन रक्त को जमने नहीं देता है। तुमने देखा होगा खून की प्रवृत्ति होती है, कोगुलेंट हो जाता है, जैसे कहीं खून गिरे तो एक स्थिति के बाद बंद हो जाता है, ठीक है। तो जो जमाता है वो होता है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन जो जमाता है रक्त को, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त को जमाता है और हेपेरिन प्रोटीन रक्त को जमने नहीं देता है। और जमने कहाँ नहीं दिया जाएगा? शरीर के भीतर। और जमाया कहाँ जाएगा? शरीर के बाहर। जब रक्तस्राव ज़्यादा होता है तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन उसको कोगुलेंट कर देता है, जमा देता है। सर कौन जमाता है? फाइब्रिनोजन, ठीक है। और ये प्रोटीन चेंज होती है, फाइब्रिन प्रोटीन फाइब्रिनोजन में बदल जाती है। फाइब्रिन टर्न्स इनटू फाइब्रिनोजन, तो रक्त जम जाता है, ठीक है। अगर ये कोई पूछा जाए कि रक्त जमता कैसे है, तो फाइब्रिन प्रोटीन फाइब्रिनोजन बदल जाती है। और अगर ये पूछा जाए कि प्रतिस्कंदन प्रोटीन कौन सी है, एंटीकोगुलेंट यानी जो रक्त को जमने ना दे, तो वो हेपेरिन, ठीक है। हरी मिर्च खानी चाहिए, जिससे हमारा खून पतला हो जाता है और हार्ट अटैक के खतरे कम रहते हैं, ठीक है। पूरी मेहनत से और जोश के साथ मैंने आज ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट में लिखिए कैसा लगा पढ़कर, और आप भी जो बच्चे बैठे हैं मेहनत से पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। बाय।